स्लाइड वाली पीपीटी मैंने भेजी थी, ठीक है? हाँ, अभी भी स्लाइड क्यों नहीं शेयर दिख रही है? प्रॉपर्ली शेयर नहीं हुआ है। हाँ, अब दिखी। इससे जस्ट नेक्स्ट अभी आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, जो फर्स्ट स्लाइड है। इससे भी पहले हाँ आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कल वाला यूनिट था, जो कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका 8th यूनिट डॉक्यूमेंटेशन एंड मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, जिसमें से कल हमने यूजीसी रेगुलेशन अबाउट प्लेगरिज्म की बात की थी, लेकिन आज जो बाकी सब यूनिट्स है, रिसर्च एंड लीगल इश्यूज, ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च, इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्चर एंड एथिकल इश्यूज की हम बात करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले एथिकल और लीगल इशू की बात करेंगे कि रिसर्च में कौन कौन से एथिकल और लीगल इश्यूज का हमें सामना करना पड़ता है या उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट 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 लीगल एंड एथिकल इश्यूज में जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर हमें दिख पड़ते हैं। हम रिसर्च में क्या करते हैं कि लीगल और एथिकल इश्यूज को एक ही मान करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंसेज होते हैं। सिमिलरिटी होने के बावजूद भी कुछ बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं जिसको कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एथिकल और लीगल इश्यूज क्या हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या है, क्या सिमिलरिटी है। एथिक्स दिया है कि एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ सोशल एंड मोरल प्रिंसिपल्स that guide research. It provides guidelines for the responsible conduct of research and to ensure a high ethical standards. जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम अपने डे टू डे लाइफ में ये चर्चा करते हैं कि हर प्रोफेशन का अपना एक एथिक्स होता है, हर इंस्टीट्यूट का अपना एक एथिक्स होता है, इवन हमारे खुद की अपनी लाइफ में भी हमारा अपना एथिक्स होता है। एथिक्स का मतलब है कि सोशल और मोरल प्रिंसिपल्स या रूल्स की हम बात नहीं करते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो मोरालिटी होती है, जो सोशल और मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा सुनते हैं कि हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग ये सही नहीं है उसके लिए। क्यों नहीं सही है? क्या ऐसा कानून ने बताया है या कहा है कि ये नहीं करना चाहिए? शायद नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें खुद इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमें जरूरी नहीं कि हर काम के लिए हमें रूल बनाया जाए, हर काम के लिए या हर ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल बनाए। कुछ हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स या मोरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे हम कहते हैं हर रिश्ते की एक एथिक्स होती है। जैसे टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है कि टीचर को हर अपनी बात जो स्टूडेंट्स की है, चाहे उसकी कमियां हैं चाहे अच्छाइयां हैं, कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए बच्चा आपकी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कहीं से कुछ खबर लेने की कोशिश हो रही है, तो एज ए टीचर ये आपका एथिक्स है कि आप उसके इन्फॉर्मेशन को कहीं किसी से डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे उसका अपना खास ही क्यों ना हो। क्योंकि आप टीचर हैं, आपको सारी कमी पता है और अच्छाइयां भी पता है। कभी-कभी लोग शादी करने जब जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होगी, हमें उसके कॉलेज में जाकर के पता करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश होती है और मैक्सिमम लोग जो हैं उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि कहीं न कहीं उस पर्सन के रिश्ते के लिए सही नहीं हो सकता है। कभी-कभी कुछ-कुछ केसेज़ में सही भी हो जाता है, लेकिन कुछ-कुछ केसेज़ में सही नहीं माना जाता। मान लो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे प्राप्त करने की कोशिश की गई है, जो एज़ अ टीचर आप बहुत करीबी
हैं उसके उस स्टूडेंट्स के और आप जानते हैं, तो आपका ये एथिक्स है कि बच्चे की हर इंफॉर्मेशन को आप बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और सेम कंडीशन हमारे, ये तो हम रिश्ते की बात की, हर प्रोफेशन का भी अपना एक एथिक्स होता है। वैसे ही रिसर्च का भी अपना एक एथिक्स होता है, एक मोरल प्रिंसिपल या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको रिसर्च करते वक्त हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो इसी कोड ऑफ कंडक्ट की या सेट ऑफ सोशल एंड मोरल प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे, जिसमें दिया है, इसको डिफाइन किया गया है, इट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ सोशल एंड मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्च। ये हमारे रिसर्च को गाइड करता है। कैसे गाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च एंड टू एंश्योर अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड। अब हम जब बात करते हैं, ये तो रही एथिकल इश्यूज की बात, कि ये सोशल प्रिंसिपल या मोरल प्रिंसिपल से गवर्न होता है ये। बट लीगल इश्यूज क्या है? दिया है कि लीगल रेफर्स टू द लॉ। लीगल का मतलब जो होता है वो लॉ होता है। ये लॉ से गवर्न होता है। इट मीन्स कि द रिसर्च विच इज बोथ एथिकल एंड लीगल इज रिसर्च दैट फॉलोज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टेज विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ। मतलब वो रिसर्च जो एथिकल गाइडलाइंस को भी फॉलो करता है और किसी रूल या लॉ के तहत भी अपने आप को गवर्न करता है, वो एथिकल और लीगल प्रिंसिपल से गवर्न रिसर्च कहा जाएगा। फिर दिया है लॉ कंट्रोल्स व्हाट पीपल कैन एंड कैन नॉट डू while ethics are moral standard that differentiate wrong from right। अभी मैं जस्ट 1 मिनट में अभी आती हूँ आप लोगों के पास। सॉरी, दिया है कि लॉ कंट्रोल्स what people can and cannot do while ethics are moral standard that differentiate wrong from right। मतलब जो लॉ होता है जिससे कि लीगल इश्यूज गवर्न होते हैं, वो कंट्रोल करता है कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जबकि एथिक्स क्या है? ये मोरल स्टैंडर्ड है दैट डिफरेंशिएट रॉन्ग फ्रॉम राइट, कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। फिर नेक्स्ट है, ethical issues are not governed by a set of rules and thereby are not punishable by law। सेम वही बात कही जा रही है कि एथिकल इश्यूज को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी रूल्स या लॉ से गवर्न नहीं होता, ये हमारा खुद का कोड ऑफ कंडक्ट है एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जरूरी नहीं कि अगर हम इस एथिकल इश्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई लॉ बना हुआ है और जिसके थ्रू हमको पनिश किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जैसे हम रिसर्च में जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स यूज करते पे रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो एक एथिकल इशूज ये है, ये एथिकल प्रिंसिपल ये है कि हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना चाहिए, यानी उससे प्राप्त इंफॉर्मेशन को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, कहीं डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो भी रिसर्च में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो से रिलेटेड है, जैसे लाइक नेम, जेंडर, एज, ये सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। जरूरी नहीं है कि हम उससे इंफॉर्मेशन लेकर के उसको किसी को शेयर कर सके, क्योंकि वो हर पर्सन की अपनी डिग्निटी होती है, अपना एक ह्यूमन वैल्यू होता है जिसको हमें बरकरार रखना चाहिए। तो ये एक एथिकल इशू हो गया। तो अगर हम ये बताया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, बट जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसा लॉ बना है जिसके थ्रू हमें पनिश किया जा सकता है या कोई पेनाल्टी रखी जा सकती है। बट जस्ट अपोजिट लीगल इशू में क्या होता है कि लीगल इशू हैव अ सेट ऑफ रूल्स ऑन विच they are based and are punishable by law it if those rules are not adhered by। For example, according to UGC regulation 2018, provisions of different penalties for different levels of plagiarism and regulations about the misuse of human participants
in research by OPPR, United States Department of Health and Human Services 1999। जो एथिकल इशू, जो कल हम लीगल इश्यूज की सॉरी जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 की हमने कल बात की थी, उसमें डिफरेंट तरह के पेनाल्टीज की चर्चा की थी कि अगर प्लेगरिज्म लेवल आपका इतने परसेंट है तो ये आपके लिए पेनाल्टीज रखी गई है यूजीसी के द्वारा। तो ये एक रेगुलेशन कह सकते हैं या लॉ कह सकते हैं, जिसे यूजीसी एक जो कि हायर एजुकेशन को गवर्न करने वाली एक संस्था है या बॉडी है, जिसके रूल्स को सभी हायर एजुकेशन संस्थाएं फॉलो करती हैं। और अगर इसके रूल को फॉलो नहीं करिए तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें पनिश किया जा सकता है। पनिशमेंट के रूप में जो पेनाल्टीज है कि हमारी सुपरवाइजरशिप रद्द कर दी जाएगी या कुछ साल के लिए सुपरविजन को रोक दिया जाएगा, या फिर एज ए रिसर्च स्कॉलर हमारी जो अवार्ड है रिसर्च पीएचडी अवार्ड वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए लीगल इश्यूज हैं कि यूजीसी ने इस तरह का रेगुलेशन बनाया है कि अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो प्लेगरिज्म का रूल हो, तो इसके लिए हमें पनिश किया जा सकता है। इसी तरह से जो दूसरा है ओपीपीआर, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज 1999 में एक रेगुलेशन बनाया, जिसके तहत अगर हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ किसी तरह का उनको मिसयूज करते हैं, मिसयूज मतलब जैसे उनके साथ बहुत ही क्रुएल्टी के साथ हम पेश आते हैं, उनको किसी तरह का क्षति या खतरा, काफी उस जो लॉस का जो अमाउंट है वो काफी डेंजरस अगर है तो उसके लिए पनिश किया जा सकता है। ठीक, तो ये चूंकि एक रेगुलेशन है, अगर बनाया गया है तो इसको आपको फॉलो करना है। तो ये है एथिकल और लीगल इश्यूज में डिफरेंसेस, बट कुछ सिमिलरिटीज भी है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं और एक दूसरे से दोनों ही गवर्न होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे मेनी लॉज आर क्रिएटेड विद एथिकल इश्यूज इन माइंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। Many laws are created with ethical issues in mind in order to protect human dignity and rights and freedom। जैसे कि हमारे संविधान में एक प्रोविजन है कि हर संस्कृति और धर्म के लोगों को अपने कल्चर को फॉलो करने का एक राइट है। हम उनके कल्चर या डिफरेंट जो डिफरेंशिएशंस है, जो विभिन्नताएं हैं, कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं का एक देश है। तो अगर हर कल्चर, हर रिलीजन का अपना कुछ रूल रेगुलेशंस या कुछ अपने नॉर्म्स हैं जिसको कि सबको फॉलो या सबको उसको फॉलो करने का अपना एक फ्रीडम होना चाहिए। हमें उन पे कोई भी चीज इम्पोज नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। तो ये क्या है, एक लॉ है, बना हुआ है, संविधान में एक प्रोविजन है, बट कहीं ना कहीं ये एथिकल प्रिंसिपल से भी गवर्न है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी को अननेसेसरी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस रिलीजन के हैं तो आपको इस पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करना होगा क्योंकि हमारे कंट्री का ये रूल है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एथिकल इश्यूज जो है, लॉ जो है, लीगल इश्यूज जो है एथिकल इश्यूज से गवर्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड देयर आर लॉज दैट कैन बी यूज्ड इन अनएथिकल वेज। कुछ ऐसे भी कानून हैं जो कि हार्शली जो हमारे लिए जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है, जिसको जो कि एक तरह से अनएथिकल वे में हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। फिर नेक्स्ट कोड्स एंड पॉलिसीज फॉर रिसर्च एथिक्स। अब हम बात करते हैं कि हम जिस भी एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो वो उसके लिए कौन कौन से कोड्स या पॉलिसीज हैं या कौन कौन सी ऐसे एसोसिएशंस हैं या एजेंसीज हैं जिनके रेगुलेशंस को या फिर जिनके एथिकल प्रिंसिपल को हमें रिसर्च कंडक्ट करते वक्त फॉलो करना चाहिए, जिसमें से डिफरेंट तरह के डिसिप्लिन से रिलेटेड एजेंसीज हम देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, कोड ऑफ एथिक्स, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस ऑफ एजुकेशन। ये आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिसिप्लिन या डिफरेंट सब्जेक्ट से, डिफरेंट एरिया से रिलेटेड यहाँ पे कोड्स या एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया है। आप लोग भी पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है, किसी कोई हिस्ट्री से है, कोई पॉलिटिकल साइंस है, कोई साइकोलॉजी, कोई एजुकेशन, कोई म्यूजिक से है। तो
हर सब्जेक्ट, हर डिसिप्लिन, हर एरियाज की कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस या गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जो कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट अपने अपने फील्ड के डिसाइड करती है। जैसे हमारी साइकोलॉजी में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। बट एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यूनिवर्सल होते हैं जो कि हर फील्ड के रिसर्च करने वाले पर्सन या रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स या स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। एक तरह से कहेंगे यूनिवर्सल रूल्स हैं या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिसको हर रिसर्चर को फॉलो करना चाहिए और इन्हीं इन्हीं सब एजेंसीज द्वारा दिए गए हैं जिसके सभी के बेस्ट पॉइंट या ग्लोबल पॉइंट को कलेक्ट करते हुए एक होल या होलिस्टिक प्रिंसिपल्स के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट, here the following is a rough and general summary of some ethical principles that various codes address. Among them, first one is honesty, जो एथिकल प्रिंसिपल है जिसको हम सबको फॉलो करना, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे एजुकेशन क्या हो। ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। इट मीन्स strive for honesty in all scientific communications. Honesty report data, results, methods, and procedures, and publication status. Do not fabricate, falsify, or misrepresent data. Do not deceive colleagues, research sponsors, or the public. आप honesty का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से कि ईमानदारी। आप जो भी काम कर रहे हैं, मतलब रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ करिए। ईमानदारी आपको कहाँ बरतना है? स्टार्टिंग से। जिससे अभी आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं तो आपकी ईमानदारी यहीं से शुरू हो गई है। वो ये है कि आपको पीएचडी में एनरोल होने से पहले ये कोर्स वर्क करना है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क, जिसमें आपको रिसर्च मेथड्स या डिफरेंट डिसिप्लिन के जो रिसर्च कोर्स वर्क की रिसर्च से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, वो अपने डिसिप्लिन का है। और बाकी रिसर्च में हम हर डिसिप्लिन या हर एरिया से रिलेटेड जो रिसर्च कंडक्ट करने से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम पढ़ते हैं ताकि आपको ट्रेंड किया जा सके। तो आपकी ईमानदारी यहीं से स्टार्ट हो गई। जो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा कि आप जब रिसर्च में एनरोल्ड होंगे तो लिटरेचर रिव्यू करना होगा, यानी कौन कौन सी स्टडी ऐसी आपके फील्ड में हुई है, कहाँ कहाँ रिसर्च गैप है। उसके बाद आप प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे, फिर वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, फिर डेटा कलेक्शन। अब बाकी आप प्रोसीजर जानते हैं। तो जो भी आपको काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का डेटा या किसी की रिसर्च मेथोडोलॉजी को जैसे सामने वाले ने यूज किया हमने भी उनका कॉपी कर लिया, उन्हीं की तरह हमने करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टली रिपोर्ट डेटा, रिजल्ट्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस। पब्लिकेशन भी बिल्कुल आपको ईमानदारी से करना होगा। डू नॉट फैब्रिकेट, फॉल्सिफाई एंड मिस रिप्रेजेंट डेटा। आपको किसी के डेटा को या किसी के कंटेंट को अपने वे में डिफरेंट या गलत तरीके से उसको मॉडिफाई करके पब्लिश कराना, ये गलत होगा या एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसकी हम कल चर्चा किए थे प्लेगरिज्म वाले इशू में। तो ओवरऑल आपको ऑनेस्टली अपने रिसर्च वर्क को करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई रूल बनाया गया है या कोई लॉ है, नहीं, ये आपका एक एथिकल प्रिंसिपल है रिसर्च का कि आपको रिसर्च ऑनेस्टली करना है। अदरवाइज आपकी डिग्री भी अगर पता चलता है तो आपकी डिग्री छीन ली जाएगी, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। और बाद में, और ये कैसे पता चलेगा, इसको आप जान ही लिए कि प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। तो स्टार्टिंग आपको ऑनेस्टी के साथ करना है। नेक्स्ट, जो दूसरा है एथिकल प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी। इट मीन्स स्ट्राइव टू अवॉइड बायस in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decisions, grant writing, expert testimony, and other aspect of research where objectivity is expected or required. Avoid or minimize bias or self-deception. Objectivity से मतलब है कि आप अपने रिसर्च में एज ए रिसर्च स्कॉलर आपको अपना एक ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे उसमें रिसर्च प्रॉब्लम को आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसकी
रिपोर्टिंग, एनालिसिस या उसकी स्टडी करनी होगी। सब्जेक्टिविटी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आपका खुद का अपना व्यू हो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिल्कुल बायस नहीं होना है और हर किसी के पर्सपेक्टिव से सोचते हुए आपको रिसर्च करना है। चाहे आप डेटा कलेक्शन करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशंस करते हैं या पीयर रिव्यू करते हैं या कोई ग्रांट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी जाति, धर्म, ऊंच-नीच या किसी संस्था या किसी प्रोफेशन से गवर्न होकर के एक पक्षपात तरीके से आप रिसर्च को करें कि सभी इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं तो सभी इस प्रोफेशन के लोग ऐसे होते हैं या सभी इस अ, इस कंट्री इस स्टेट के लोग ऐसे होते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं जिसमें कास्ट है, जेंडर है या फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के बिल्कुल अपने विचारधारा या दूसरों की विचारधाराओं से बायस यानी कि पक्षपात होकर के आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद के पर्सपेक्टिव से या दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है ताकि आप इस तरह के बायसनेस को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है integrity. Integrity means keep your promises in agreements, act with sincerity, strive for consistency of thoughts and action. आपके अंदर एक कर्तव्य निष्ठता की भावना होनी चाहिए। यानी बिल्कुल कहते नहीं हम अपने डे टू डे लाइफ में कि जुबान के पक्के। तो सेम वैसे ही कि रिसर्च में आपने जो भी प्रॉमिसेस किए, प्रॉमिस आप किससे करेंगे? आप अपने थीसिस में, यानी आप जो प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं, जो स्टडी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक ले रहे हैं, जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको आपको कंसिस्टेंटली लास्ट मोमेंट तक फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग किसी और टॉपिक से किया, किसी और डेटा से और बीच में भी आपके पास समय नहीं तो आपने आनन-फानन में, जल्दबाजी में कहीं-कहीं से शॉर्टकट करते हुए डेटा कलेक्ट किया और किसी सबमिट कर दिया। नहीं, अगर आपको एक फेयर और साइंटिफिक रिसर्च करना है तो इंटीग्रिटी को फॉलो करना चाहिए, जिसमें आपने जो-जो प्रॉमिसेस किए यानी जो-जो प्लान बनाया है, जो-जो रिसर्च डिजाइन प्लान किया है उसको सिंसियरिटी के साथ फॉलो करना होगा और अपने सुपरवाइजर के प्रति भी आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ हर वर्क को करते हुए उनको चेक कराना। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको लगता है हमारे सुपरवाइजर को पता नहीं चल पाएगा, तो वो कुछ-कुछ चीज़ें जो वो बताया उससे इतर एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उनके सामने बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो उनको बताते ही नहीं कि वो कहाँ से क्या कर रहे हैं। सुपरवाइजर को भी लगता है कि जो भी चीज़ें आई हमारे सामने सही आई हैं। इसमें दोनों सुपरवाइजर और रिसर्च स्कॉलर दोनों के लिए इंटीग्रिटी को फॉलो करने की आवश्यकता है ताकि आप एक साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट कर सकें। फिर नेक्स्ट है केयरफुलनेस, अवॉइड careless errors and negligence. Carefully and critically examine your own work and the work of your peers. Keep good records of research activities such as data collection, research design in correspondence of journals. ये आप समझ रहे हैं हम केयरफुलनेस में बिल्कुल केयरफुली आपको अपने रिसर्च में काम करना है, चाहे वो डेटा कलेक्शन से रिलेटेड हो या अपने थीसिस या सिनॉप्सिस जो आप कर रहे हो, ताकि आप अननेसेसरी एरर्स को अवॉइड कर सकें और अपने रिसर्च वर्क को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने की आवश्यकता भी है। यानी आप जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या अच्छाइयां हैं, इसको खुद आपको चेक करना होगा। और साथ में गुड रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज सच एज डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च डिजाइन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल केयरफुली, गुड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि फेक डेटा को अवॉइड करिए और जो आप रिसर्च एनालिसिस करते हैं उसमें डेटा एंट्री चाहे वह स्पेसस से कर रहे हैं किसी और माध्यम से कर रहे हैं, बिल्कुल केयरफुली करना, क्योंकि आपका एक डेटा या एक गलत या रॉन्ग एंट्री आपके पूरे थीसिस को या पूरे रिसर्च फाइंडिंग्स को रॉन्ग कर सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, क्योंकि आप एज अ साइंटिस्ट, एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, तो आप पीजी लेवल के नहीं हैं और नहीं आप कॉमन पर्सन की तरह काम आपको करना होगा। अगर आप पीएचडी स्कॉलर है, रिसर्च में आए तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ओपननेस। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, सभी टॉपिक्स लगभग सिमिलर हैं, थोड़े-थोड़े अंतर है सब में। दिया कि शेयर डेटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स एंड रिसोर्सेज। Be open to criticism and new ideas. Accept suggestions and comments for the improvement of your work. बहुत सारे लोग
इसको बहुत निगेटिव वे में लेते हैं कि उनके रिसर्च से रिलेटेड थीसिस या सिनॉप्सिस के बारे में क्रिटिसिज्म कर दिया गया है। जैसे अगर 6 मंथली रिपोर्ट आप जब प्रस्तुत करेंगे अपने थीसिस में, तो जो एक्सपर्ट पैनल होता है वो आपके सिनॉप्सिस या प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कमियां बताएगा, कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे ही सामने। तो आप इसको ओपनली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यही रिसर्च है। रिसर्च का मतलब ही होता है रिसर्च, यानी बार बार सर्च करना। तो आप जो काम करके ले जाएंगे, अगर एक्सपर्ट पैनल आपको कुछ सजेशन देता है, कोई क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए और उसको मॉडिफाई करिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी रिसर्च को बेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आप पेपर कहीं पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है, तो हम अभी कल बताए थे कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप खुश हो जाइए कि आपका पेपर और भी बेटर हो सकता है, क्योंकि जो सजेशंस ऑथर ने दिया है प्लेगरिज्म चेकर्स के थ्रू, उसको अगर आप अच्छे से एक्यूरेटली फॉलो करते हैं, तो नो डाउट आपका जो रिसर्च पेपर है वो एक बेस्ट रिसर्च पेपर होगा और ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एज ए रिसर्चर आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, ओपननेस लाना पड़ेगा, डिफरेंट तरह के आइडियाज जो लोगों से, एक्सपर्ट से मिल रहे हैं या पेपर एक्सेप्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इन सब क्रिटिसिज्म को आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना होगा, ताकि आप एक साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट कर सकें। फिर है ट्रांसपेरेंसी। रिसर्च में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, खासकर अपने इंडिया में। सबसे ज्यादा जो कमी हमारे रिसर्च में आजकल देखी जा रही है वो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इसका मतलब है डिस्क्लोज मेथड्स, मटेरियल्स, assumptions, एनालिसिस एंड अदर इंफॉर्मेशन नीडेड टू इवैल्यूएट योर रिसर्च। आप अपने रिसर्च की जो सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मेथड्स हो, मटेरियल्स हो, assumptions हो, एनालिसिस हो, आप उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए। उसको हाइड करने की या उसको न दिखा करके किसी और पोर्शन पे, जैसे डिस्कशन पोर्शन पे आपने फोकस कर दिया है सबसे ज्यादा, रिजल्ट पे फोकस कर दिया, लेकिन आपने कौन सी मेथोडोलॉजी इसका इस्तेमाल किया है, कौन कौन से इक्विपमेंट, टूल्स या मटेरियल्स को आपने यूज किया है, आप इन सब चीजों को बिल्कुल हाइड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट वे में रिसर्च करना है, जिसमें आपको अपनी थीसिस में सारी चीजों का अच्छे से उल्लेख करने की आवश्यकता हो, चाहे वो मटेरियल हो, टूल्स जिसको हम कर सकते हैं, या फिर एनालिसिस पोर्शन हो, चाहे आप डेटा ले रहे हैं और कोई मेथड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पार्ट इन रिसर्च एंड बी प्रिपेयर टू गिव एन अकाउंट, मीन्स एन जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू डिड ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड व्हाई। आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी का की भावना होनी चाहिए कि आप अपना जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका बेस क्या है। किस, जिसे हम लोग रिसर्च में करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो आप उस, चाहे वो रेशनल बोले या रिसर्च गैप, कि आप उसका एक प्रॉपर ग्राउंड रखिए और उसके बेसिस पे आप अपने रिसर्च को ले आइए। उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कहने का मतलब ये एक्सप्लेनेशन कि आपने ये रिसर्च क्यों किया, किस लिए किया, इसका क्या बेनिफिट होगा हमारे सोसाइटी पे या पॉलिसी मेकिंग में। तो इस तरह के एथिकल स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना होगा, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो। अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें आता है ऑनर patents, copyrights in other forms of intellectual property, do not use unpublished data, methods or results without permission, give proper acknowledgement or credit for all the contributions to research, never plagiarize। ये जो हमने कल बात की थी, प्लेगरिज्म की बात हो रही है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेंटेन करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपने इतना बड़ा रिसर्च किया, 5-6 साल का आपने समय लगा दिया और करके क्या ले आ रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट या अनपब्लिश्ड डेटा आप कहीं से ले आ रहे हैं, मेथड्स और रिजल्ट्स विदाउट परमिशन। और अगर आप किसी का कंटेंट भी ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर साइटेशन दीजिए, प्रॉपर उसको एक्नॉलेजमेंट दीजिए। हम लोग साइकोलॉजी में ये करते हैं कि पता नहीं आप लोगों के सब्जेक्ट की हम नहीं ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में एक चीज आता है कि जब भी हम किसी के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऑथर से परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जैसे किसी का स्केल मिला, किसी का टूल्स मिला, तो हमने बिना उनसे
इंफॉर्मेशन लिए हमने उसको यूज कर दिया। अगर है इसके तो भी उसको हिंदी वर्जन बिना किए हिंदी भाषी लोगों पे इस्तेमाल कर दिए। ये आप कर रहे हैं, आपकी चोरी पकड़ में नहीं आ रही है, तब तक तो सही है। सही क्या है, फिर भी आप एक गलत रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, वो फिर भी सही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सच्चाई पता चलेगी और खासकर जब आप पीएचडी में ये काम करते हैं, तो आपका खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा कि आपने जो 5 साल 6 साल मेहनत किया है और गलत डेटा ले आ रहे हैं। तो एक स्केल के परमिशन के लिए अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो 6 महीने या साल भर भी लग सकते हैं। अगर वो हिंदी में स्केल है या फॉरेन वर्जन फॉरेन ऑथर का है और उसको आप प्रॉपर्ली उनसे एग्रीमेंट लेते हैं, तो पहले तो आपके रिसर्च वर्क को देखेंगे कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक है और उनको लगता है, तब जाके ऑथर परमिशन देता है कि ओके यू कैन यूज इट। बट कहाँ यूज कर सकते हैं उसके लिए भी वो गाइडलाइन बताता है कि ओनली फॉर पीएचडी पर्पजेज या ओनली फॉर यू वांट टू यूज दिस स्केल फॉर प्रोफेशनल पर्पजेज। तो उसमें भी आपको स्पेसिफाई वो करेंगे और उसके बाद आप इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन बैक ट्रांसलेशन करेंगे। एक लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद आपको ईमानदारी के साथ अपना ओरिजिनल स्केल प्रिपेयर करना होगा और यूज करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5-6 साल मेहनत कर रहे हैं तो एक सॉलिड और ऑथेंटिक रिसर्च वर्क को सामने ले आइए, जिसमें जो कि एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है कि आपका रिसर्च ऑथेंटिक है और वैलिड है। फिर नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। ये आप समझ रहे हैं कि कंसिडर द लीगलिटीज रूल्स regulations of an institutions or government when conducting a study। ये आप सब जानते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना एज ए रिसर्च स्कॉलर। कहा जाता है कि बच्चे जब तक पीजी में होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिसर्च में आ जाते हैं, पीएचडी स्कॉलर बन जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। पर्सनल प्रोफेशनल इसलिए कि चाहे वो आपका सुपरवाइजर से रिलेशनशिप हो या आपकी खुद की पीएचडी थीसिस के प्रति जो आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा कि इसमें दिया है कि द कंसिडर लीगलिटीज एंड रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट व्हेन कंडक्टिंग ए स्टडी। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो सभी रूल्स को अवॉइड कर सकते, चाहे वो आपकी संस्था की का रूल रेगुलेशन है, जैसे मैंने कल बात की थी डीएआईपी और आईएआईपी की, जो कि रिसर्च को गवर्न करने के लिए यूजीसी ने जिन संस्थाओं को की बात की है। तो इनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने की बात हो या आपकी रिसर्च एक्सपर्ट की जो कमिटी होती है, जो रिसर्च कराने वाली डीआरसी आरपीसी कमिटी जो पीएचडी में होती है, तो इनके बनाए हर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करिए, उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल रहना होगा एंड पब्लिश योर रिसर्च वर्क टू एडवांस नॉलेज विच कुड हेल्प प्रमोट सोशल वेलफेयर, minimize harm and risk and maximize the benefits for the target population। आप अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश कराइए। ऐसा नहीं कि आपने पीएचडी किया, डिग्री मिल गई और आप शांति से बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं, अरे हमने पीएचडी कर ली। आपने पीएचडी किया है तो आपका ये टारगेट या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने रिसर्च फाइंडिंग्स को पब्लिश कराइए या गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में आप उनकी हेल्प करिए, तब तो आपने एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्च किया, अदरवाइज आपकी रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक एथिकल स्टैंडर्ड है कि आप अपने रिसर्च वर्क को पब्लिक के वेलफेयर के लिए पब्लिश कराइए। मीन्स आपकी रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स, जैसे कोविड-19 के टाइम में मैक्सिमम लोगों ने रिसर्च किया है और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में हेल्प भी किया है कि इतने लोगों के साथ इतनी ये प्रॉब्लम है, इतने लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। तो वैसे ही आप अपना रिसर्च वर्क करिए और उसके फेयर के लिए प्रकाशित कराइए या फिर गवर्नमेंट के पास अगर बेस्ट फाइंडिंग्स है तो उसको वहां तक भी पहुंचाने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि स्ट्राइव टू प्रमोट सोशल गुड एंड प्रिवेंट और मिटिगेट सोशल हार्म्स थ्रू रिसर्च, पब्लिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी। आपकी एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे किसी इश्यूज या मुद्दे की बात न ले आइए जिससे हमारे सोसाइटी में किसी तरह का मतभेद या भेदभाव हो। तो आप सामाजिक जिम्मेदारियों या उत्तरदायित्व को भी निभाना आपका कार्य है, जिससे कि आपको सोशल जो प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह का नुकसान या हार्म ना हो, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन की बात हो या
एडवोकेसी की बात हो। फिर नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलीग्स और स्टूडेंट्स ऑन द basis of sex, race, ethnicity, or other factors not related to scientific competence and integrity. ये आप सबको पता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पहले ही हमने बताया कि आपका माइंड बिल्कुल ब्रॉड, माइंड में ब्रॉडनेस आनी चाहिए कि जाति, धर्म, ऊंच नीच, इंस्टीट्यूट या किसी प्रोफेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आपके अंदर आना चाहिए रिसर्च करने की। मतलब आप एक तरह से साइंटिस्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपने रिसर्च वर्क किया, आपका माइंड बिल्कुल ब्रॉड होना चाहिए कि अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कलीग्स। बहुत सारे लोगों के अंदर आज भी ये भावनाएं आती हैं कि पीएचडी में हमारा जो वर्क है सबसे बेस्ट है और इनका जो है सबसे खराब है, या हमारा जो वर्क बिल्कुल ओरिजिनल है और सामने वाले का बिल्कुल खराब है। नहीं, इस तरह के भेदभाव को जो चाहे आप अपने कलीग्स के साथ या अपने रिसर्च स्कॉलर या स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, सभी मेल ऐसे ही होती हैं, ऐसे होते हैं, सभी फीमेल ऐसी होती हैं, इस कास्ट में ये होता है, उसमें ये होता है। तो इस तरह के ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जेंडर, रेस, एथनिसिटी या अदर फैक्टर जो सोशल इश्यूज है, इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। फिर नेक्स्ट है competence and legality. Competence will maintain and improve your own professional competence and expertise through lifelong education and learning, and take steps to promote competence in science as a whole. अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाना होगा फॉर रिसर्च। मतलब आप जो भी रिसर्च वर्क करें, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे एरिया का, चाहे साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या म्यूजिक हो, तो रिसर्च के थ्रू आप जो फाइंडिंग्स आपके समक्ष आती हैं, उससे कहीं ना कहीं आप उस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हो। कहा जाता है ना कि आज भी कि जब हम कहीं भी फॉर्म फिलअप करते हैं या अपनी स्पेशलिटीज दिखाते हैं, तो पीजी के सब्जेक्ट को बेस ना बना करके हमें अपने पीएचडी के प्रिफर्ड एरिया को बताना चाहिए, क्योंकि आपने पीजी में जस्ट 2 साल का वक्त दिया, लेकिन पीएचडी के लिए आप 5 साल का वक्त दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर एरिया पे होना चाहिए। इसके लिए आपको गहन अध्ययन और गहन रिसर्च करना होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट लीगैलिटी, नो एंड ओबे रिलेवेंट लॉज इन इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंटल पॉलिसी। ये आप सब जानते हैं, जो हमने कल बात की थी। फिर नेक्स्ट है एनिमल केयर, और लास्ट होगा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन एंड एनिमल केयर, इसको हम एक साथ भी बता सकते हैं, बट अलग बताना हमें लग रहा है ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड ऐसे हैं जिसमें साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें मैक्सिमम जो है एनिमल पे भी कहीं ना कहीं रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। खासकर साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, उसके मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम रिसर्च जो है ह्यूमन पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू एथिकल रीजन या एथिकल इश्यूज। और सेम प्रोसीजर हमें एनिमल के साथ भी अप्लाई करना होता है, बट फिर भी मैक्सिमम रिसर्च एनिमल पे किए जाते, चाहे वो कैट हो या फिर चूहा, बिल्ली, आप साइकोलॉजी में जानते हैं, कबूतर हो, मैक्सिमम जो रिसर्च इस तरह के एनिमल्स पे किए जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि एथिकल इश्यूज ही हमारे सामने आता है, फिर भी उनको भी कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एनिमल पे ये रिसर्च किया है तो आप किसी तरीके से या कोई भी एक्सपेरिमेंट उन पे कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया गया, जिसमें दिया सो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स show proper respect and care for animals when using them in research. Do not conduct unnecessary or poorly designed animal experiments. कि अगर आप एनिमल पर रिसर्च कंडक्ट भी करते हैं तो उनको प्रॉपर केयर और रिस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा है कि आपको करना ही है, आप इससे बच नहीं सकते हैं, तो ह्यूमन पे नहीं कर सकते हैं तो एनिमल पे कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट होते हैं जो ह्यूमन में जो एनिमल में जो फंक्शनिंग होती है वो कहीं ना कहीं
एनिमल से भी सिमिलर मतलब मैच करती हैं, उससे सिमिलरिटी होती है कि हम इनकी इस फंक्शनिंग को पे अगर स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को ना लेकर के कुछ डेंजरस एक्सपेरिमेंट होते, चाहे वो ब्रेन की स्टडी हो या और तरह के जो होते हैं, तो एनिमल का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट और केयर रखना होगा एनिमल्स के प्रति when using them in research subject, and do not conduct unnecessary or poorly designed animal experiment। ऐसा नहीं कि आपने एनिमल को लिया है तो वो बिल्कुल ही हार्मफुल तरीके से उन पे रिसर्च कंडक्ट करें। इन पे अगर कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर इनकी देखभाल की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट लास्ट and most important factor in all the social sciences, that is human subject protection। क्योंकि सोशल साइंस के जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो रिसर्च कंडक्ट होता है, चाहे एजुकेशन हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर साइकोलॉजी हो, वो ह्यूमन बीइंग पे ही कंडक्ट होता है। तो सबसे ज्यादा वो ह्यूमन बीइंग की है और उनकी डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। तो dear, the when conducting research on human subject, it is essential that human being fully participate and cooperate with the researcher, but not at the cost of human rights and researchers. And researchers also have responsibility to ensure that they recognize and protect the rights, human dignity, and general well-being of the participants, regardless of the nature of their research। मतलब आप जब ह्यूमन बीइंग पे स्टडी कंडक्ट करते हैं तो आपको उनके डिग्निटी और उनके राइट्स को मेंटेन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एक साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि अगर आप किसी पर्सन की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपके साथ ईमानदारी से सहयोग नहीं करेंगे। डेटा कलेक्शन आपका फिर अनफेयर या रॉन्ग हो सकता है, और जब आपका डेटा कलेक्शन या डेटा गलत हुआ तो फिर आपकी सारी स्टडी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर दिया द एथिकल प्रॉब्लम्स इन बिहेवियरल रिसर्चेस पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी आर वाइटल वन। इसकी हमने बात अभी की थी कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन जैसे जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है उससे बहुत ही ये इसको मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। फिर नेक्स्ट है The researchers here conduct experiment, ये बात हो गई। To solve such problems, some learned agencies like American Psychological Association, British Psychological Association, the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, and the United States Office of Education have developed a code of ethics for research with human beings as well as with animals. And these are the following। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी agencies like Psychological Association, American Psychological Association, British Psychological Association, and American Study for Prevention of Cruelty, and United States Office of Education। ये कई सब्जेक्ट, चाहे एजुकेशन हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो या और जो एजेंसीज है, फील्ड की एजेंसीज है, उन्होंने ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना खुद का एथिकल स्टैंडर्ड या एथिकल प्रिंसिपल ले आया है ताकि ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसमें से मुख्य जो है वो इस प्रकार है, जिसमें से पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी, तीसरा है फ्रीडम टू विड्रॉ और पार्टिसिपेट, एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सेफ्टी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट, डिसेप्शन एंड डिब्रीफिंग। आप सब लोग इससे परिचित भी होंगे, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। पहला जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नेक्स्ट आप जाइए उद्धव जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आप। हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब भी हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स मतलब प्रतिभागी जिसपे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, भाई हम तो रिसर्चर हो गए लेकिन हमें रिसर्च किसी पे कंडक्ट करना होगा, वो ह्यूमन बीइंग होगा। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है कि आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ेगा। आप जब रिसर्च करने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उनसे सूचित सहमति लीजिए। बिना सहमति को लिए आपको रिसर्च करना अनएथिकल माना जाता है। क्यों?
Consent to participate is the fundamental component in research ethics and should, in all circumstances, be valid, voluntary, and informed. The subjects should be informed about the purpose of the research. Next, informed consent मतलब आप उनसे पहले उनको बताइए कि हम आप पे एक रिसर्च करने जा रहे हैं जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं. Research participants along with the risk and benefits involved. क्या-क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं, क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपको ये भी पहले ही बताना होगा. ऐसा नहीं कि आपने बिना उनको कुछ बताया उनको घसीट करके ले आए, बैठाए और रिसर्च कर लिया. अगर आपने ऐसा किया तो आप किसी के साथ, किसी के राइट और डिग्निटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. यानी आपने उनसे बिना परमिशन के उन पे जबरदस्ती बुला करके रिसर्च करा. ये क्वेश्चन से तुम भर दो. ऐसे आप रिसर्च नहीं कर सकते और न ही ये प्रॉपर तरीका होता. आपको सारी इंफॉर्मेशन उनको पहले बतानी होंगी कि ये रिस्क हो सकते हैं, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं. आपसे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम लेने की कोशिश करेंगे. और साथ ही एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको ये भी बताना होगा कि it is unethical to collect information without the knowledge of the participants while dealing with school children or mentally challenged students, parents or guardians. Consent should be obtained. ऐसा नहीं कि बच्चा छोटा है और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप बिना उनसे पूछेगा कि बच्चे से हमें क्या पूछना. इसके लिए आपको उनके गार्जियन से भी एक लिखित कंसेंट लेना होगा जिसमें वो अलाउ करें कि हाँ आप इन पे रिसर्च कर सकते हैं. इवन अगर हमारे कॉलेज में, चाहे हम कॉलेज में हैं, तो एज ए टीचर अगर आपके बच्चे पे कोई रिसर्च करना चाहता है तो आप उनको ऐसे ही नहीं अलाउ कर देंगे. आप एक लिखित कंसेंट आप बना करके देना होगा जिसमें से आप लिखेंगे कि हाँ मैं अनुमति देता हूँ, क्योंकि ये आपकी जवाबदेही है कि आपके यहाँ के बच्चों पे कोई बाहर की संस्था या एजेंसी आकर के डेटा कलेक्ट करके न जाने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर के जा रही है. तो कहीं ना कहीं बच्चा जब स्कूल में आ गया है तो वो गार्जियन से हट करके आपकी निगरानी में आ गया है. तो आप ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर ले आपको ये, अगर आप ऐसा अलाउ करते हैं तो अनएथिकल माना जाएगा. फिर दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी. All the researchers conducting research involving human participants have a duty to keep their participants' information confidential. इसकी हमने चर्चा पहले की थी कि सभी जो रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, किसी से शेयर नहीं करना होगा. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये तो हो गया. फिर नेक्स्ट है and all personal information about the participants shall be made confidential and should not be brought out to the public. आपको पब्लिकली इसको कहीं भी शो नहीं करना होगा. फिर दिया है कुछ सर्कमस्टांसेज हैं जहां आप उनके इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शो कर सकते हैं. इसमें जो पहला है कि पर्सन खुद अलाउ करे. अगर वो खुद से कहे कि हाँ आप कर सकते हैं तब तो आप कर सकते हैं. फिर दूसरा है जब पुलिस या लीगल केस आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था या इस तरह के और भी केसेस हमारे कंट्री में होते हैं कि जब उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जब कोई लीगल केस होता है तो वो परमिटेबल होता है कि उसकी परमिशन मिलती है और कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड लेना जरूरी समझा जाता है. तो ये दो कंडीशन. और तीसरी कंडीशन होती है कि अगर पार्टिसिपेंट्स अलाउ करता है जो उसके अपने कुछ खास पर्सन हो, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे टीचर हो, जो कि उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. फिर एनोनिमिटी है. एनोनिमिटी रेफर्स टू द कलेक्टिंग डेटा विदाउट ऑब्टेनिंग एनी पर्सनल identifying information. The research participants may choose not to disclose his/her identity to anyone, including the researchers themselves. मतलब जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं तो आपके पर्सन के नेम, जेंडर और बाकी जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या और फैमिली से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो, आपको इसको गुप्त रखना चाहिए. गुप्त रखने से मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप नाम दे दिए, एज, जेंडर दे दिए, तो इससे क्या होता है कि पर्सन को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली गई, जिसमें उसमें ये भी बताना पड़ रहा है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना शिक्षित है, या उस किस धर्म को बिलोंग कर रहा है, उसकी एज क्या है. खासकर फीमेल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई उनसे उनकी एज पूछ लेता है और वो बाद में वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो गलत बताएंगे, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर तक जाए. तो अगर आप
इन सारी इंफॉर्मेशन को गुप्त रखते हैं, उनसे ये एश्योरेंस भी ले लेते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी, तो वो बिल्कुल ईमानदारी से आपको हर बात बताएँगे, यानी आपका जो डेटा कलेक्शन होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होने के चांस बढ़ जाएँगे। इसीलिए हमारे साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो सब्जेक्ट को एक बात ज़रूर बताते हैं कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएँ गुप्त रखी जाएँगी। अगर आपने ये सेंटेंस उनसे नहीं कहा, तो फिर आपसे वो प्रॉपर्ली आपके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पाएँगे। फिर दूसरी जो एथिकल प्रिंसिपल है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ कि फ्रीडम टू विथड्रॉ और पार्टिसिपेंट्स। जब पार्टिसिपेंट्स को आपने इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ, मुझे पार्टिसिपेट करना है, हम आपके रिसर्च स्टडी में शामिल होना चाहते हैं और रिसर्च कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उन पे पूरा कब्जा कर लिया या आपने उनको अपने हाथ में ले लिया। इसके बावजूद भी ये एथिकल प्रिंसिपल बनता है कि वो रिसर्च के बीच से उठकर कभी भी जा सकते हैं या मना कर सकते हैं। फ्रीडम टू विथड्रॉ मतलब वापस हो सकते हैं कि हमें नहीं पार्टिसिपेट करना है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। आप उनको बांध करके नहीं रख सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो आप उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को रद्द कर देंगे जो आपने उन पे लिया है। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में कि आप जिस पर्सन पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं उनकी सेफ्टी का भी आपको ख्याल रखना होगा। सेफ्टी मतलब एनी हार्म रिलेटेड टू मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक जैसे कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जैसे कि दिया कि दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय केयरफुली कंसीडरिंग द रिस्क बेनिफिट्स रेशियो कि रिस्क कितना है और इससे बेनिफिट कितना है एंड यूजिंग ऑल वेरी अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक एन अप्रोप्रिएट असेसमेंट एंड कंटिन्यूअली monitoring the research as it proceeds. In an experimental research, which may have a temporary or permanent effect on the subjects, the researcher must take all the precautions to protect the subjects from mental, psychological, physical harm and danger and stress. ऐसा नहीं कि आप चले उस पे स्ट्रेस का डेटा लेने, डिप्रेशन का डेटा लेने या कास्ट, अगर आप सोशियोलॉजी के हैं तो कास्ट सिस्टम या जेंडर बेस्ड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चल रहे हैं या उनके स्ट्रेस या डिप्रेशन लेवल पे डेटा ले रहे हैं और पर्सन जितनी डिप्रेशन में पहले था, स्ट्रेस था, उससे दोगुना स्ट्रेस होकर के जा रहा है आपसे डेटा लेने के बाद। आपने ऐसा क्या किया उनके साथ कि वो और उखड़ जा रहा है, उखड़ जाने मतलब और एग्रेसिव हो जा रहा है कि आपने मेरी ये इन्फॉर्मेशन ले ली, बिल्कुल मैं आपको साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता, आपको कोई राइट नहीं बनता है मेरे इस बारे में इस तरह के सवाल करने के लिए या आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्वेश्चनर फिल कराएं। इसीलिए आपको उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा कि ऐसे कौन-कौन से सवाल या आइटम्स आप उनसे पूछिए जिससे उनके जो प्रॉब्लम है, चाहे वो ट्रॉमेटिक इवेंट हो या उनका स्ट्रेस या डिप्रेशन लेवल हो और पहले से बढ़ न जाए। तो ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात होगी। इसी तरह से फिजिकल सेफ्टी कि आप कोई चाहे केमिस्ट्री के हैं या फिजिक्स या किसी और स्ट्रीम के इस तरह का कोई भी हार्मफुल एक्सपेरिमेंट ना कंडक्ट करें, चाहे लेबोरेटरी रिसर्च एक्सपेरिमेंट है कि उससे उनको कोई फिजिकली हार्म हो जाए, किसी तरह का पार्ट उनका बॉडी का बर्न हो या डैमेज हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। फिर नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, जानबूझ करके धोखा देना। इट मीन्स डिसेप्शन इज द इंटेंशनल मिसलीडिंग, पहले ही कहा गया इंटेंशनल misleading of subjects or the withholding of full information about the nature of the experiment. ये वो कंडीशन होती है कि जब हमारे रिसर्च का टॉपिक ऐसा होता है या स्टडी ऐसा होता है कि उनके बारे में अगर आपने प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दिया अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को तो वो बिल्कुल सजग हो जाएगा, मतलब अलर्ट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट की जो फाइंडिंग है या जो रिजल्ट है, स्टडी का जो रिजल्ट या फाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना पड़ता है कि पार्टिसिपेंट से कुछ इंफॉर्मेशन छुपा करके रखना जरूरी हो जाता है, यानी कि स्टडी के पर्पज से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन को पार्टिसिपेंट से छुपाना जो कि बहुत आवश्यक है अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को फुलफिल करने के लिए। तो लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बतलाई गई है कि इस ऐसे केस में क्या करना चाहिए
Investigators may mislead or omit information about the purpose of the research, the role of the researcher, or what procedures in the study are actually experimental. Deception increase ethical concerns because it interferes with the ability of the subjects to give informed consent. ये एक तरह का एथिकल कंसर्न, मतलब ये अनएथिकल होता है कि हम कोई इंफॉर्मेशन उससे छुपाए, क्योंकि एक तरफ हम इन्फॉर्म कंसेंट की बात करते हैं कि हमें उनसे सूचित सहमति लेनी चाहिए, उनसे कोई इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ हम जब डिसेप्शन की बात करते हैं तो एक तरफ से ये एथिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, बट इसमें ईमानदारी से एक्सपेरिमेंटर को या रिसर्चर को काम करना चाहिए। डिसेप्शन में बी नेसेसिट इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसर्च सो दैट रिजल्ट्स आर नॉट बायस्ड, मतलब ये तभी जरूरी होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे मिले ताकि रिसर्च स्टडी के फाइंडिंग्स बायसनेस उसमें बायसनेस ना आए। इसीलिए जब रिसर्च कंडक्ट हो जाता है तो एक डीब्रीफिंग का प्रोसीजर होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन पहले छुपाई है उसके लिए आपको बाद में थोड़ा बहुत इशारा कर देना चाहिए या हिंट दे देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि पार्टिसिपेंट्स को ये न लगे कि हमारे साथ डिसेप्शन किया गया या चीटिंग की गई। और आप साथ में आपको जस्टिफिकेशन भी देना चाहिए कि आपको ये इसलिए या इस वजह से करना पड़ा या इस वजह से ये करना जरूरी था, ताकि उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है नेक्स्ट मैम आप म्यूट पे हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट हो गई थी। इससे पहले है डिब्रीफिंग, जो स्लाइड है। Debriefing means providing information about the research to participants after they have given their informed consent to participate and usually after their participation in completed. मतलब जब पार्टिसिपेशन यानी जब रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, ये तब का प्रोसीजर है कि पार्टिसिपेंट्स को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया जाए जो इससे पहले नहीं कराया गया था, या और भी सारी चीजें जो इससे पहले छुपाई गई थी। A debriefing form is required if the research involved deception of the participants. Even if there is no deception, debriefing may be used to educate participants by providing useful information or resources not provided in the original informed consent form. मतलब आप लास्ट में पार्टिसिपेंट से वो सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे जो इन्फॉर्म कंसेंट के टाइम और डिसेप्शन के टाइम भी आप नहीं बता पाए या छुपाए हैं, ताकि सब कुछ उसके माइंड में क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि रिसर्च करने के बाद वो घर जाए तो उसको लगे पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या पूछ लिए, क्या क्या किए, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मेरी ले ली लग रहा है। तो इस तरह से आपको नहीं पार्टिसिपेंट्स को जाने देना है, हर बात हर चीज या हर स्टेप्स को आपको क्लियर करके ही भेजना है। डिब्रीफिंग इज आल्सो यूज्ड टू नोटिफाई पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी रिस्क discovered by researchers after the informed consent process. कोई भी रिस्क इसमें है या इन्वॉल्व हुआ है तो उसको भी आपको बता देना है कि हमने आपकी ये इंफॉर्मेशन भी ली है या इस तरह के चीजें भी आप पे कंडक्ट कराई है जिससे आपको ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे डॉक्टर जब दवा देता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो दवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में साथ में वो ये भी बताता है कि इसके ये साइड मतलब साइड इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि पेशेंट प्रॉब्लम में ना आए, वो परेशान ना हो, उसको ये पता हो कि इसी मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट है। अब नेक्स्ट है जो आज का टॉपिक था उसका सब आज का जो यूनिट या जो कल से यूनिट चल रही है उसका जो सब यूनिट है ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च। ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च की जब हम बात करते हैं
तो आप सब लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, हमें लगता है इसको सिलेबस में रखने की खास आवश्यकता भी नहीं थी, बट अगर रखा गया है तो हमें पढ़ना भी है। ओरिजिनल से आप समझ रहे हैं मौलिक, और ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता, कि आपके रिसर्च में मौलिकता होनी चाहिए। रिसर्च का मतलब ही होता है ओरिजिनल, कॉपी पेस्ट नहीं, प्लेगरिज्म नहीं, लेकिन फिर भी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए एज ए रिसर्च स्कॉलर, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। दिया है, ओरिजिनलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल रिसर्च। आवर रिसर्च शुड बी सिग्निफिकेंट एडिशन। सिग्निफिकेंट एडिशन का मतलब समझिएगा क्या है। सिग्निफिकेंट एडिशन टू द accumulated knowledge within our discipline, which implies it must offer something new। मतलब जो ओरिजिनलिटी है उसका मतलब है मौलिकता या समथिंग नया, न्यू, कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं ऐसा ना हो कि घिसा पिटा या बिल्कुल किया हुआ हो। हम जब भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान देते हैं कि हमारा टॉपिक बिल्कुल नया हो या ओरिजिनल हो। ऐसा रिसर्च हो कि इस पर इससे पहले रिसर्च हुआ ही ना हो। हालांकि हमारी सारी कोशिश कभी-कभी नाकामयाब भी हो जाती है। हम कभी भी ये कॉन्फिडेंटली क्लेम नहीं कर पाते हैं कि हमारा रिसर्च अब तक का एक नया रिसर्च या बेस्ट रिसर्च है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पे रिसर्च हुआ नहीं है। हो सकता है हमारे नॉलेज में या जितना हमने रिसर्च रिव्यू किया है, जितना हमने पढ़ा है, हमारी जानकारी में ये हमारे द्वारा किया गया पहला रिसर्च है। इसीलिए कभी भी रिसर्च में एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं करना चाहिए, एब्सोल्यूट जजमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनलिटी या बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आपका रिसर्च ओरिजिनल है, आपका रिसर्च बिल्कुल नया है, इस पे अब तक कोई रिसर्च नहीं किया, ये आपका कहना है। लेकिन हो सकता है कि आपने जो जानकारी प्राप्त की उसमें आपकी कहीं न कहीं कमी हो, उस पर रिसर्च हुआ हो, लेकिन आपने जिस पोर्शन को कवर अप किया है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट पे रिसर्च बहुत कम हुआ हो। तो हम उसी की बात करते हैं कि व्हेन your research should be significant addition to the accumulated knowledge within our discipline। significant addition मतलब आपका जो रिसर्च है कुछ ना कुछ ऐड करे उस टॉपिक पे, उस डिसिप्लिन में, उस एरिया में, एंड विच इम्प्लाइज इट मस्ट ऑफर समथिंग न्यू, और कुछ नया आप लेकर के आए। जब आपका वाइवा हो या जब आप 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट दें तो सुनने वाले को भी लगे कि हाँ, आप कुछ नया काम करके ले आए हैं और इसकी वास्तव में आवश्यकता है प्रेजेंट सिनेरियो में रिसर्च की। फिर दिया है creation of new knowledge, proposing a new approach or extension of existing work, finding solutions for new or present problems, and proclaiming results are known as original research। original research में क्या आता है? जरूरी नहीं है कि आपका टॉपिक बिल्कुल ही नया हो, इस पर बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुई है, वही आपका ओरिजिनल रिसर्च है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत सोच रहे हैं। ओरिजिनल रिसर्च में ये भी हो सकता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, कि आप जो नॉलेज पहले था उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं, उसके कुछ पहलू पे आप काम कर रहे हैं, एंड प्रोपोजिंग अ न्यू अप्रोच, आप अपने पर्सपेक्टिव, कुछ नए पर्सपेक्टिव में उस रिसर्च को कर रहे हैं, एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, जो भी वर्क हुआ है उसमें आप कुछ प्रोग्रेसिव वर्क कर रहे हैं, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसमें सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है, लेकिन आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं फॉर न्यू और प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। फिर दिया, इन द एकेडमिक सेक्टर ओरिजिनलिटी इज हाईली रिगार्डेड एज अ क्रिटिकल डिसीजन फैक्टर फॉर प्रोजेक्ट ग्रांट्स, स्टैंडिंग अपॉइंटमेंट्स एंड फंडिंग एंड स्कॉलरशिप। ओरिजिनलिटी इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे रिसर्च के फील्ड में कि जब भी आप कभी भी सिनॉप्सिस देते हैं या किसी चाहे ICSSR है या UGC है, किसी के प्रोजेक्ट में जब आप प्रपोजल सबमिट करते हैं तो सिलेक्शन का चांसेस, चाहे किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अपने सिनॉप्सिस या थीसिस को सबमिट करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो ओरिजिनलिटी होता है। आप देखे होंगे कि चाहे ICSSR अपना वो फेलोशिप दे रहा हो, चाहे UGC कोई ग्रांट या प्रोजेक्ट देता है, तो ये देखता है कि आपका रिसर्च में क्या नया है, आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, घिसा पिटा वर्क है कि कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। खासकर ICSSR में जो फेलोशिप के लिए हम लोग जब अप्लाई किए थे, तो एक चीज हम सबने देखा, हमने क्या पिछले रिकॉर्ड में हम सबने अपने डिपार्टमेंट में BHU में ये नोटिस किया कि सबसे सिलेक्शन के चांसेस उनके थे जिनके टॉपिक वास्तव में कुछ नया लेकर के आए थे या जो बर्निंग इश्यूज थे।
तो आप भी जब रिसर्च करिएगा, टॉपिक सेलेक्ट करिएगा, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बर्निंग इश्यूज होना चाहिए और समथिंग न्यू या ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि आप इनिशियल फेज में आपको टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम होगी बाकियों की तुलना में, बाकियों ने जल्दी से करके ले आ दिया सिनॉप्सिस और आप लगे हुए रिसर्च रिव्यू में, रिसर्च गैप में या टॉपिक सेलेक्ट करने में। लेकिन एक बार जब आपका टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, एक ओरिजिनल या न्यू वर्क आपके सामने आता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं पूरे लाइफ टाइम फायदा देगा। चाहे आप उस बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, चाहे किसी अवार्ड के लिए कर रहे हो। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम सब में से मैक्सिमम की जो सिनॉप्सिस इसी बेसिस पे सेलेक्ट भी हुई थी। फिर नेक्स्ट है, इन द एकेडमिक सेक्टर ओरिजिनलिटी इज हाईली रिगार्डेड एज अ, अच्छा ये हो गया था। हाँ नेक्स्ट आइए, इसी पॉइंट पे मुझे बात करना है। दिया है कि इन सम कंट्रीज इफ ओरिजिनलिटी इज नॉट प्रेजेंट द डॉक्टरेट कैन नॉट बी अवॉर्डेड। कुछ कंट्री ऐसे भी है कि अगर आपकी रिसर्च में ओरिजिनलिटी नहीं है तो आपकी डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड ही नहीं की जाती है। अगर इंडिया में भी भगवान ने ना चाहिए रूल आ जाए तो समझिए मैक्सिमम की पीएचडी ही रद्द हो जाएगी, वो अवार्ड नहीं होगी, क्योंकि उनके रिसर्च में कुछ नया है ही नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं सोसाइटी के लिए, तो इसलिए उनकी डॉक्टरेट डिग्री दी ही नहीं जाती। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, हम सब के लिए भी सोचना चाहिए कि हमारा इसके बाद वाली स्लाइड, हाँ, सम इम्पोर्टेंट वेज टू इनकॉर्पोरेट ओरिजिनलिटी इन रिसर्च। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम रिसर्च में ओरिजिनलिटी ले आ सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज टू इनकॉर्पोरेट ओरिजिनलिटी इन रिसर्च। न्यू एलिमेंट्स कैन अराइज व्हेन वी जनरेट न्यू डेटा। हम बहुत शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम है और इस चीजें बिल्कुल आप जानते हैं, फैमिलियर भी है, इसे बहुत डीप में नहीं जाना है। जनरेट न्यू डेटा, हम बार बार कह रहे हैं आपका डेटा बिल्कुल न्यू और ओरिजिनल खुद अपना होना चाहिए। दूसरा, अप्लाई न्यू मेथड्स टू एग्जिस्टिंग डेटा। आप जो भी डेटा स्टडी कर रहे हैं एक नए मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका ओरिजिनल या न्यू वर्क कहलाएगा, क्योंकि आपने खुद के नए मेथड से आपने इस रिसर्च को किया। इस पे रिसर्च हुआ तो है लेकिन आपका जो तरीका है, मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है वो नहीं है। जैसे हमारे साइकोलॉजी में होता है, अब तक जो मैक्सिमम स्टडी हुई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी आईवी और डीवी के बीच के, जिसको कि हम लोग प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं, इस पर लेकर के स्टडी है। यानी कि ये प्रॉब्लम, ये फैक्टर है या ये स्टिमुलस है तो उसका ये रिस्पॉन्स है। लेकिन बीच के जो मीडिएटर और मॉडरेटर वेरिएबल होते हैं, जो एक न्यू इमर्जिंग कंसेप्ट है, मॉडरेटर मीडिएटर वेरिएबल को लेकर के बहुत कम स्टडी हुई है और ये आपके रिसर्च मेथड्स में आएगा कि आपने अपने रिसर्च को एक नए तरीके से किया कि स्टिमुलस है, स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स तो हुआ, लेकिन ये रिस्पॉन्स किस वजह से हुआ, क्योंकि बीच में एक मीडिएटर वेरिएबल है या मॉडरेटर वेरिएबल है जो मीडिएट कर रहा है इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को या मॉडरेट कर रहा है। तो एक तरह से ये न्यू मेथोडोलॉजी हो जाती है कि आपका रिसर्च पुराना तो है लेकिन आपने एक नए मेथड्स के तहत इस रिसर्च को किया है। फिर नेक्स्ट है क्रिएट न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। जो भी डेटा है आपको न्यू पर्सपेक्टिव में विद लॉजिकल एंड क्लियर जस्टिफिकेशन, आप खुद के जस्टिफिकेशंस के साथ उसका इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मॉडल्स और इंटरप्रिटेशंस। इससे पहले जो भी मॉडल्स थ्योरीज हैं दी गई हैं उसमें आपने क्या एडिशनल नया ऐड किया है। अगर आप किसी थ्योरी मेकिंग में या थ्योरी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ये भी आपका एक ओरिजिनल या न्यू रिसर्च माना जाएगा। फिर है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मॉडल्स और इंटरप्रिटेशंस, ये भी लगभग सिमिलर टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है क्रिटिक और डिसअप्रूव एग्जिस्टिंग थ्योरीज, मॉडल्स और इंटरप्रिटेशंस। अगर आप किसी थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं तो उसके सॉलिड बेसिस को दिखाते हुए आप अपना रिसर्च कर सकते हैं कि ये ऐड होना चाहिए। फिर डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी सीरियस बर्निंग इश्यूज है, चाहे कोविड पे है, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कोविड एक हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के रूप में है। तो डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन कि
कि इन सब चीजों में क्या नया आप बता सकते हैं, गवर्नमेंट की किस तरह से आप पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। प्रोवाइड न्यू सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, और इन प्रॉब्लम्स के आप नए सॉल्यूशंस अपने अकॉर्डिंगली रिसर्च फाइंडिंग से प्रोवाइड करा सकते हैं, वो भी आपका एक ओरिजिनल वर्क माना जाएगा। एंड डिवाइस न्यू इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स, सैंपल न्यू पॉपुलेशंस मतलब अब तक स्टडी इस सैंपल यानी इन टारगेट ग्रुप पे हुआ है, इन टारगेट पॉपुलेशंस पे हुआ है, लेकिन इस पॉपुलेशन पे नहीं हुआ है, तो हमारे रिसर्च में यही ओरिजिनल वर्क या न्यू वर्क है। फिर बाय कैरिंग आउट अ थोरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, particularly of the most up-to-date sources, you will discover the gaps or limitations in the current knowledge. This will guide you to the best areas of original research. जब भी आप प्रॉब्लम में हो कि मैं ओरिजिनल रिसर्च कैसे करूं, एक नया वर्क कैसे करूं, क्या लाऊं, कहाँ मुझे जाना चाहिए, तो आपको थोरो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की जरूरत है। बहुत गहन लिटरेचर रिव्यू करिए। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है इस पर्टिकुलर एरियाज में जितने भी रिसर्च हुए हैं, आप ईयरली आपको ईयर बाय ईयर आपको उसकी डीप स्टडी करने की आवश्यकता है और ये देखने की आवश्यकता है कि रिसर्च गैप कहाँ है, यानी कहाँ रिसर्च नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक अनटच्ड है। अगर ऐसा आप करते हैं, रिव्यू लिटरेचर डीपली करते हैं, तो आपको नए टॉपिक या नए आइडियाज जनरेट करने में हेल्प मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है, योर सुपरवाइजर विल बी इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइस यू ऑन वेदर यू हैव enough new ideas. There will also be opportunities within your faculty for you to explain and explore your ideas with other postgraduate research scholars. यानी आप अपने सुपरवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प क्या लेना, उनको तो वो तो होते ही है हमारे गाइडेंस के लिए, क्योंकि वो ज्यादा उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया पे मुझे या कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहिए, कौन सा न्यू इमर्जिंग बर्निंग एरियाज है जिससे हमारा रिसर्च ओरिजिनल हो सके, मौलिक हो सके। तो बेस्ट सॉल्यूशंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ में अपने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर्स या अपने फैकल्टी मेंबर जो साथ के स्टाफ है उनसे भी चर्चा या डिस्कस करके आप एक नए प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हैं, नई स्टडी की तरफ। फिर नेक्स्ट है, ये लास्ट पॉइंट टॉपिक है, सब यूनिट है हमारे यूनिट का, जो कि है रिसर्च इंटीग्रिटी। बेसिकली रिसर्चर के इंटीग्रिटी की बात की गई है, तो रिसर्च कौन करता है, रिसर्चर ही करता है। तो रिसर्च इंटीग्रिटी में रिसर्चर के इंटीग्रिटी की पे ही मेनली इसमें फोकस किया गया है। ये भी काफी सिमिलर और मिलता जुलता टॉपिक है। जब मैं टॉपिक पे लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे लगा कि ये सब टॉपिक रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा एथिकल प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल था इंटीग्रिटी, देखा था कि नहीं देखा था? सब लोग सो गए क्या? यस मैम। सो गए? नो मैम, नो मैम। जी मैम, सोए नहीं है, जग रहे हैं सब। क्योंकि रिसर्च इंटीग्रिटी में आप लोगों ने जब एथिकल प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा था कि एक एथिकल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी भी है, रिसर्च इंटीग्रिटी है कि नहीं? तो अगर आप एथिकल इश्यूज को रखे हैं सिलेबस में और अलग से रिसर्च इंटीग्रिटी को भी रखे हैं, तो कहने का मतलब हम उसको रिपीट करके बार बार पढ़ें, ठीक? तो ठीक है, इसको हम डीप में पढ़ते हैं। वहां एक टॉपिक के रूप में पढ़े थे, अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे। मैम आप म्यूट पे। मैं म्यूट पे नहीं थी, मैं तो आउट ऑफ मीटिंग हो गई थी, अभी मैं आई हूँ। मेरे हाथ से कुछ बटन प्रेस हो गए थे बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। रिसर्च इंटीग्रिटी चूंकि हम इससे पहले एक टॉपिक के रूप में पढ़े थे, यहाँ हम एक यूनिट के रूप में पढ़ेंगे, तो काफी डीप में हमें इसमें जाना होगा, जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि रिसर्च में अपने इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। रिसर्च इंटीग्रिटी में भी डिफाइंड एज एक्टिव एडहेरेंस टू द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स essential for the responsible practice of research.
Active adherence means adoption of the principles and practices as a personal credo, not simply accepting them as impositions by rule maker. इंटीग्रिटी का मतलब ही होता है कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी, वफादारी और बिल्कुल ही एक जेंटलमैन की बात हो रही है कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके अंदर इंटीग्रिटी होना मतलब बिल्कुल आप सही स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा आपको, क्योंकि इसका मतलब है कि एक्टिव एडहेरेंस मींस अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस एज ए पर्सनल क्रेडो, नॉट सिंपली एक्सेप्टिंग देम एज इम्पोजिशंस बाय रूल मेकर। ऐसा नहीं है कि यूजीसी ने बना दिया ये रूल तो हमें फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी प्री पीएचडी कोर्स करा रही है तो मुझे करना ही करना है, अब हम बच नहीं सकते। पर्सनल क्रेडो होना चाहिए, यानी आपका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा या इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं। तो रिसर्च इंटीग्रिटी मतलब वही इच्छा शक्ति की बात हो रही है कि आपके अंदर शोध के लिए इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि आपके लिए जो भी रूल रेगुलेशंस बतलाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसने कि किसी संस्था ने बनाया, चाहे हमारे वाइस चांसलर का ऑर्डर हो, यूनिवर्सिटी करा रही है कोर्स, या फिर यूजीसी ने कहा है कि प्लेगरिज्म चेक करना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिसर्च करना चाहिए तो हमें करना है। ऐसा नहीं, आपके अंदर पर्सनली भी कुछ इसके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए अपने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। NAS report definitions for individual research integrity is an aspect of moral character and experience. It involves above all a commitment to intellectual honesty and personal responsibility. Commitment to intellectual honesty मतलब ईमानदारी and personal responsibility व्यक्तिगत जिम्मेदारी for one's actions and to a range of practices and characterize range of practices that characterize responsible research conduct. ठीक, तो बात वही है कि आपके अंदर खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस रिसर्च को करने या रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, और यही आपकी इंटीग्रिटी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये जो NAS ने डेफिनेशन दिया था इसमें किस किस प्रैक्टिस की या किस किस पॉइंट्स की बात की थी जिससे हम अपने रिसर्च में इंटीग्रिटी को प्रमोट कर सकते हैं। वो है ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। हम बार बार कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपके एथिकल प्रिंसिपल से बिल्कुल रिपीट हो रहा है एक तरह से। तो दिया है कि ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च। हम पूरी बात कर चुके हैं कितनी ऑनेस्टी और फेयरनेस होनी चाहिए। एक्यूरेसी एंड फेयरनेस इन रिप्रेजेंटिंग कंट्रीब्यूशंस टू रिसर्च प्रपोजल्स एंड रिपोर्ट्स। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो उसमें एक्यूरेसी और फेयरनेस रखें। किस बात की एक्यूरेसी? आप जानते हैं मेथोडोलॉजी, डेटा, टूल्स इत्यादि। फिर प्रोफिशिएंसी एंड फेयरनेस इन पीयर रिव्यू। जब आप पीयर रिव्यू कर रहे हैं, शोध अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रोफिशिएंसी उसमें लाएं, मतलब दक्षता। मतलब दक्षता से मतलब है कि पीयर रिव्यू कैसे करते हैं। आप अपने सुपरवाइजर से हेल्प ले सकते हैं कि आपको पिछले 10 साल की स्टडी करनी है तो 1 by 1 इस ईयर में इस टॉपिक पे, इस सैंपल पे, इस वेरिएबल्स पे ये रिसर्च हुए, इन पार्टिसिपेंट्स पे, और ये फाइंडिंग्स आए और ये कमियां थी, आपने एक जगह बना लिया है। फिर दूसरे ईयर में इन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स पे, इन वेरिएबल्स को लेते हुए, इन मेथोडोलॉजी को लेते हुए ये रिसर्च हुई और ये कमियां थी, ये अच्छाइयां थी। आपने क्या किया? पॉइंट आउट कर लिया कि इनमें कमियां ये थी। इस तरह से आपने पिछले 10 साल की स्टडी को अगर कंपाइल कर लिया और सबके ड्रॉबैक्स मतलब सबकी कमियां और अच्छाइयां को अगर आपने जान लिया तो आप खुद ब खुद रिसर्च गैप पता कर सकते हैं कि कहाँ रिसर्च की आवश्यकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसीलिए प्रोफिशिएंसी यानी दक्षता की बात कही गई है, एंड फेयरनेस इन पीयर रिव्यू। फिर है collegiality in scientific interactions, communications and sharing of resources। आपके अंदर सामूहिकता की भावना होनी चाहिए। साइंटिफिक इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेशंस संवाद, एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो आप रिसोर्सेज शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग जो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि हम अपने आइडिया शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एक साइंटिफिक इंटरेक्शंस का हमें मौका मिलता है कि हम वहां देखते हैं कि किस किस बर्निंग इश्यूज पे रिसर्च हो रहे हैं, कौन कौन से लोग पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा अपना क्या टॉपिक है। तो एक तरह से हम कंपाइल में हमें जानने का मौका मिलता है। तो यही भावना हमारे अंदर होना चाहिए
कि हम मैक्सिमम जो है अपने पेपर्स या रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए साइंटिफिक इंटरेक्शंस को फॉलो करने के लिए कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, सेमिनार्स को अटेंड करें, एक कम्युनिकेशन या रैपो डेवलप करें अपने साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के साथ। फिर 5वां है डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हमें इसको पॉजिटिवली रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए एज ए रिसर्च स्कॉलर। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। अभी ह्यूमन सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा पूरा यूनिट जिसपे हमारी लेक्चर्स इतने देर तक हुई है वो इसको हम फॉलो कर सकते हैं इसमें। फिर है अदरेंस टू द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटर्स एंड ट्रेनीज। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंटर्स, अपने सुपरवाइजर, अपने टीचर या बाकी अपने रिसर्च स्कॉलर्स, या यदि आप सुपरवाइजर हैं या फिर अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो अपने मेंटर्स के प्रति आपको एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके या आपके आपस में होनी चाहिए ताकि आप एक बेस्ट रिसर्च को ले आ सकें। फिर कभी कभी कैसा ये होता है कि मतभेद इतना बढ़ जाता है कि रिसर्च स्कॉलर कुछ और टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है और रिसर्च सुपरवाइजर किसी और टॉपिक पे कराना चाहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसर्च इंटेग्रिटी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अभी तक हमने बात की रिसर्च इंटेग्रिटी ये है, इसको ऐसे प्रमोट करना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। रिसर्च इंटेग्रिटी इज वाइटल टू एंश्योर दैट रिसर्च इज कैरिड आउट द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड। एक हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन या डिसाइड होता है हमारे रिसर्च कमिटी के थ्रू और यूजीसी या फिर आईएपी, डीएआईपी संस्थाओं के थ्रू, और साथ में अपने नॉलेज को भी एनहांस करने के लिए एक हमारा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जब आवश्यकता होती है तो हमें रिसर्च इंटीग्रिटी को फॉलो करना पड़ता है या करना चाहिए। फिर दूसरा है फॉर रिसर्चर्स नो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, वेयर टू गेट हेल्प एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन एडवांस। रिसर्चर्स के लिए ये एडवाइस है कि जब वो रिसर्च कंडक्ट करें या उसकी प्लानिंग करें तो उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करें, कहाँ से हेल्प लेना है, क्या करना है, सुपरवाइजर से क्या क्या चीजें पूछना है, अपने फ्रेंड्स या अपने बाकी टीचर्स से हमें क्या हेल्प लेना चाहिए, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जो हमें टूल्स यूज करना है उसके लिए टूल्स डेवलप करना होगा कि कहीं से लेना होगा, या फिर कितने समय लगेंगे टूल्स को डेवलप करने में। सबकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए पहले से ही ताकि आप इस तरह के फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके। फिर दिया है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट योर रिसर्चर्स एंड मेक श्योर देयर इज नो स्टिग्मा अटैच्ड टू आस्किंग फॉर हेल्प। जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका कॉलेज हो, डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर यूजीसी या फिर आईसीएसआर या किसी भी एजेंसीज की भी बात कर सकते हैं। हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर की, अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो आपका वो संस्था जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं ये आ सकता है। तो इसमें सपोर्ट करने का एक फीलिंग होना चाहिए अपने रिसर्च स्कॉलर्स, अपने स्टूडेंट्स या अपने फैकल्टी मेंबर्स के लिए। जैसे हमने कल बात की थी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर, प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि हर कैंडिडेट को, हर रिसर्चर्स को इजीली अवेलेबल हो सके, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे आते हैं और हर रिसर्चर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इन संस्थाओं को इस तरह के महंगे सॉफ्टवेयर को रखना चाहिए और हर रिसर्चर को इजीली उपलब्ध कराना चाहिए ताकि क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट कर सकें। फिर नेक्स्ट है रिसर्च इंटीग्रिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च इंटीग्रिटी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, कहाँ उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो वो आपके रिसर्च का हर फील्ड हो सकता है। पहला है प्लानिंग ऑफ द रिसर्च, जब आप रिसर्च प्लान कर रहे हैं या जब टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जब रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं। फिर दूसरा है कंडक्टिंग द रिसर्च, जब आप एक्चुअली रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। फिर डिसेमिनेटिंग रिजल्ट, जब आप रिसल्ट का डिस्कशन कर रहे हैं या उसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये बहुत वो है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए इसमें रखा गया है, ये आप सब जानते होंगे। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी। प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत। इससे पहले जो सीएस की जो डेफिनेशन थी उसमें जो एलिमेंट्स उसने रखे थे
उसी से मिलते जुलते ये प्रिंसिपल्स होंगे, बट वो चूंकि सीएस उसके थे और ये ओवरऑल एक ग्लोबल प्रिंसिपल है जो कि रिसर्च इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक है, जिसमें से लगभग मिलते जुलते वही समय की ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च। दूसरा है प्रोफेशनल कर्टसी एंड फेयरनेस इन वर्किंग विद अदर्स। प्रोफेशनल कर्टसी आप लोग जानते हैं कि हर प्रोफेशन का एक जो एथिक्स या जो एक अपना रिक्वायरमेंट होता है, एक कर्सी होती है। फिर मेक रिसर्च ट्रस्टवर्दी, आपका रिसर्च ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय होना चाहिए, जिसपे हर कोई विश्वास कर सके। रिलायबल यानी रिलायबिलिटी की हम बात करते हैं। ऐसा ना हो कि रिसर्च ऐसा हो आपका जो कि पॉपुलेशन जिसको एक्सेप्ट ही ना करे। फिर मेक रिसर्च एक्सीलेंट, आप सबको पता है अंडरपाइन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के मैक्सिमम पॉजिटिव इम्पैक्ट को आप पब्लिक के सामने लाएं या उसको दिखाएं कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स और क्या-क्या वो हैं पर्पज है इसके। फिर नेक्स्ट है, आई थिंक खत्म है। ये रही रिसर्च इंटीग्रिटी की बात हमने जो की थी। अब आज जो है हमारा टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें रिसर्च इंटीग्रिटी, ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च, एथिकल एंड लीगल इश्यूज ऑफ रिसर्च एंड यूजीसी रेगुलेशन अबाउट प्लेगरिज्म हमें पढ़ना था। इस पूरे लेक्चर के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया था, बट मुझे लगा कि 2 दिन सफिशिएंट है और हमने 2 दिन में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि इन टॉपिक्स में इससे ज़्यादा और पढ़ना एक रिसर्च स्कॉलर के लिए हमें नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं कुछ मिसिंग है जिसको और बताने की आवश्यकता है? मैम काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी, तो सब कुछ इंक्लूड कर लिया है आपने। हाँ, कुछ मिसिंग हो तो आप बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे अभी इस लेक्चर की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं 1 दिन और ले लूँगी मैम से, बट हमें मैम ने 3 दिन दिया था, तो मुझे लगा कि मैम मैं इस लेक्चर को 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है सफिशिएंट भी है। बाद में मैम ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये 2 दिन में हो सकते हैं और आप इसको कर लें तो सही है। बाकी हम आपसे भी पूछेंगे कि और भी कुछ पढ़ाने या ऐड करने की आवश्यकता है, तो आप इसकी डिमांड करेंगे तो बिल्कुल हम क्लास के लिए रेडी हैं नेक्स्ट थर्सडे। काफ़ी बोर हो गए होंगे ना आप लोग डेली ये प्री पीएचडी कोर्स का क्लास करते-करते? कि अच्छा लगता है? मैम नई-नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं हर लेक्चर में। हाँ, ये है कि आपको नया-नया सीखने का एक प्लेटफ़ॉर्म या एक मौका मिलता है। ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम घर बैठे इतने दूर-दूर के एक्सपर्ट से और इतने हर फ़ील्ड के एक्सपर्ट से उनके जानकारियों को प्राप्त करते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बहुत अच्छी और बड़ी बात भी है, क्योंकि हम लोग भी प्री पीएचडी कोर्स वर्क किए हैं, तो मुझे लगता है कि प्री पीएचडी कोर्स वर्क जो हमारी सीएसजेएम यूनिवर्सिटी का है, वो कहीं न कहीं एक बेस्ट कोर्स वर्क है। क्योंकि कोर्स वर्क को हम लोग हाँ? हाँ, रेफरेंसिंग स्टाइल तो इसी यूनिट में है, सब यूनिट के रूप में है। आपने देखा होगा, तो हमें लगता है मैम उसको जो है डिवाइड कर रही होंगी, तो किसी और एक्सपर्ट से उसको पढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर उनकी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होगी, तो मैं देखती हूँ क्योंकि क्लास तो उसपे लेक्चर होंगे, है ना? मेरे यूनिट में मतलब मेरे यूनिट से आप मतलब समझ नहीं रहे हैं मुझे लग रहा है। जो मेरा यूनिट था 8th यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है? उसमें है रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो 8th यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन एंड मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, इसमें हमें जो सब यूनिट मिला है रिसर्च एंड लीगल इश्यूज, ओरिजिनलिटी ऑफ द रिसर्च, इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च, एथिकल इश्यूज एंड यूजीसी रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म, ठीक है? तो इतना टॉपिक कवर करना था। इसमें अगर आपको कुछ लगे कि मैम ऐड कर सकती हैं, तो उसके लिए बताइए। बाकी रेफरेंसिंग स्टाइल भी मैं पढ़ा दूँगी अगर आप चाहें तो कभी। ठीक है? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम एक क्वेश्चन था कि मैम एक गुड सिनॉप्सिस जो होती है वो मैम कितने पेजेस की होनी चाहिए? गुड सिनॉप्सिस कितने पेजेस के होने चाहिए? यस मैम। मैम मतलब काफ़ी कम भी कर रहे हैं तो भी अच्छे खासे पेजेस हुए जा रहे हैं, बट मैम फिर भी थोड़ा-सा क्लियर करना चाह रहे थे। हमें तो नहीं लगता है कि पेज का कोई अपना उसमें स्टैंडर्ड या नॉर्म होता है। ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक और जो आपके टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है या एसेंशियल
पोर्शन है वो कितने में कवर आप कर पा रहे हैं, है ना? ओके मैम। बाकी आप अपने सुपरवाइजर और गाइड से सजेशन ले सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप किस टॉपिक पे क्या रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है, है ना? अगर हम मान लीजिए बता दें कि इतने पेजेस होने चाहिए और आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट और है, तो आप तो बंद गए कि मैम ने कहा इतने पेजेस, है कि नहीं? तो ये डिपेंड Yes, करता ma'am. है आपका नेचर ऑफ प्रॉब्लम, नेचर ऑफ स्टडी पे और नेचर ऑफ आपका जो सब्जेक्ट है कि क्या है। और कोई क्वेश्चंस? मैम हम लोग को अभी गाइड अलॉट हुए नहीं है और अभी हम लोग ओहो। को 20 मार्च तक मतलब जमा करना है अपनी सिनॉप्सिस एक बना के, मतलब ऐसा मतलब हम लोग को वो असाइनमेंट है हम लोगों का, तो हम लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को प्रॉपर कुछ गाइडेंस, मतलब एक क्लासेस हम लोग की चली हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, लेकिन उसके लिए मतलब कोई मतलब जैसे कि पर्सनली हमको कोई गाइडेंस लेने के लिए कोई है नहीं हमारे पास इस समय। तो एक जैसे सोशियोलॉजी के हम लोग हैं तो मतलब एक जनरल सिनॉप्सिस का कुछ आप जैसे 10 पेजेस, 12 पेजेस, 20 पेजेस इस टाइप से कुछ आइडिया अगर आप दे देती हैं। नहीं तो ये सिनॉप्सिस किस लिए मांगेंगे? क्या यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि जस्ट आपके ये प्री पीएचडी कोर्स कोर्स वर्क का असाइनमेंट है? यस मैम, एक असाइनमेंट है जिसमें कुछ नंबर्स हम लोग को मिलेंगे। कितने मार्क्स का है ये? मैम एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन शायद 5 मार्क्स का है हाँ तो assignment। फिर आप असाइनमेंट बना सकते हैं आराम से, बिल्कुल सिनॉप्सिस। आप एक टॉपिक लीजिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, लिटरेचर रिव्यूज और मेथोडोलॉजी अगर आप पे इम्प्लीमेंट होता है तो वो पर्सन कवर अप करिए, वेरिएबल सो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है आपकी फील्ड की। हमने कहा ना, जैसे मैं तो साइकोलॉजी की हूँ, तो हमारे फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। तो आप अपने फील्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हाँ जो फॉर्मेट होता है सिनॉप्सिस का वो लगभग सेम होता है, तो वो फॉर्मेट आप फॉलो करिए। उसकी क्लास हमें लगता है मैम जिस एक्सपर्ट से कराएंगी, तो आप मैम से बोल सकते हैं आप लोग कि मैम अगर सिनॉप्सिस वाली क्लास पहले हो जाए ताकि हमें एक आइडिया मिले और ताकि हम बना सके बेस्ट सिनॉप्सिस। जी तो मैम। ठीक है। हो चुकी है वैसे। अरे क्लासेस हो चुकी है, कौन सी मैम ने पढ़ाया था? मैम आभा मैम ने ही पढ़ाया था हम लोगों को, हाँ लेकिन हाँ तो मतलब उन्होंने पूरा जैसे कि हम लोग को क्या करना है इसमें वो तो उन्होंने अच्छे से समझा दिया था, बट ये चीज हम लोग को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब सब लोग कह रहे हैं कि जितने आपका मतलब मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस के वर्ड्स होने चाहिए, बट फिर भी अभी हम लोगों ने पेज बहुत पेज कुछ फाउंडेशन पढ़ा नहीं है कोई भी। हाँ पेज फाउंडेशन नहीं है बिल्कुल। आप अपनी नहीं बात तो जितने मैम ने पेज सही में रख पढ़ाया। सकते हैं अपने पेज में रख। क्या चीज? मैम मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात जितने पेज में रख सकते हैं उतने पेज में रखिए। हाँ हाँ, तो उसमें एक बात ये भी ध्यान देना होगा कि बात रख सकते हैं तो उसमें मिनिमम भी नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम भी नहीं। इस बात का मान लीजिए आपने अपनी बात 2 ही पेज में रख दी और कहा कि हमने तो रख दिया। जो प्रोसीजर है, जैसे हाँ अब शोध सारांश है और मेथोडोलॉजी है, हाँ उसको मैम इसको प्रॉपर्ली करते ही फॉलो है। कर हाँ, यस मैम, जो तो वही जो सब कुछ। जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं अगर हम उनको लेंगे तो वो मिनिमम 10 पेज तो वैसे ही हो जाते हैं। हम्म। हाँ रेफरेंसेस भी होंगे उसमें बहुत सारे, तो रेफरेंसेस भी तो आप लोग देते होंगे ना, देना ही चाहिए। जी जी। तो हाँ ऐसे आप बनाएं। और जब मैम ने भी कहा है और कोई नॉर्म नहीं है पेजेस का तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप अपनी सिनॉप्सिस प्रॉपर्ली बनाइए। और अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी चीजों को देख सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत रिलायबल कंटेंट होगा गूगल पे या यूट्यूब पे, फिर भी अगर आप इतने कंफ्यूज हैं, आउटलुक मिल जाता है। हाँ एक आउटलुक मिल जाता है। या आप सिनॉप्सिस किसी का बना बनाया देख लीजिए, जिसने भी सिनॉप्सिस बनाई है अपने पीएचडी में अपने फील्ड का। मैं जो बनाई हूँ तो अपने फील्ड का है, क्योंकि आपका एक फ्रेमवर्क क्या है, जैसे कि हम लोगों की साइकोलॉजी में पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ये एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ये एटलीस्ट ऐसे होना चाहिए। तो वो चीजें हैं, तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया या एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा अगर आप किसी की सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि या वो उनसे पूछते हैं कि मतलब कैसे और क्या बनाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि पेज कोई लिमिटेशन नहीं है जिसमें आप अपनी बातों को अच्छे से सारी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रख सकते हैं। ठीक है? मैम जो सिलेबस इसमें 5000 वर्ड का लिखा गया है कि इतने वर्ड की सिनॉप्सिस आपकी बनी होनी चाहिए। अच्छा लिखा गया? उसमें लिखा हुआ है, बट आभा मैम ने बोला था कि
आप मतलब ऐसा नहीं कि 5000 वर्ड बोल दिए गए तो आपको 5000 वर्ड का बनाना है। आप कम भी कर सकते हैं, 3000 4 जितने में आप अपनी बात रख सकते हैं। इतने वर्ड जितने पेजेस में मैम ने बिल्कुल सही कहा है। वो एक नॉर्म दिया गया होता है, एक जनरल गाइडलाइन होती है कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, बट उससे अगर ज्यादा भी होता है तो नो प्रॉब्लम, और कम भी थोड़ा होता है तो नो प्रॉब्लम, बट उससे बहुत कम और बहुत ज्यादा मत करिएगा कि चेक करने वाला भी घबराए कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है या बहुत ही कम है। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। हम्म। हाँ हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम स्टॉप करें आज की क्लास को, कि और भी कुछ सवाल हैं आप लोगों के मन में? नो मैम। नो मैम। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, थैंक यू।